कमाने वाली बहू, मम्मी आप हमारे साथ बंगलोर चलो। पापा थे तो अलग बात थी, अब आप अकेली यहाँ गांव में कैसे रहेंगी? बेटे अनिल ने कहा तो माँ असमंजस में पड़ गई। हार्ट अटैक से हुई अचानक मौत से मैं अपने आप को लाख कोशिश के बाद भी संभाल नहीं पा रही थी। 12 दिन हो जाने से सभी मेहमान चले गए थे। बेटा अनिल और बहू अनीता दोनों ही इंजीनियर हैं। मेरी सहेलियों ने मुझसे कहा कि बेटे बहू के पास रहना, नहीं जाना, क्योंकि कमाने वाली बहू को बुजुर्ग सास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। उसकी आजादी में तुम्हारे जाने से खल पड़ेगी। वो तुम्हें ताना मार मार के तुम्हारा जीना हराम कर देगी। वैसे भी भाई साहब ने जीते जी ही पूरी संपत्ति बेटे के नाम कर दी थी। ऐसे में तो पूरी संभावना है कि बेटे बहू यहाँ का मकान बेचकर माल तो सब ले ही लेंगे और तुम्हें पाई पाई के लिए तरसा देंगे। लेकिन बेटे बहू के साथ जाना मेरी बहुत मजबूरी भी थी। 60 की उम्र में अपने घुटनों के दर्द के कारण मैं अपनी किराना दुकान चलाने में असमर्थ थी। 12 दिन के कार्यक्रम का पूरा खर्चा बेटे ने ही किया, लेकिन छोटे मोटे खर्चे के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना मुझे ठीक नहीं लगा। और जो थोड़े बहुत पैसे हमने जमा करके रखे थे वो भी खर्च हो गए। अब हालात ये था कि मेरे पास 100 रुपए भी नहीं थे। असमंजस में मैं अनिल को कोई जवाब नहीं दे पाई। इतने में अनीता ने कहा, मम्मी जी बताइए कि कौन कौन सी साड़ी रखनी है, मैं आपकी सूटकेस पैक कर देती हूँ। अनीता के ऐसा कहने पर मैं कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप इन लोगों के साथ बंगलोर आ गई। अनिल और अनीता दोनों ही मेरा पूरा पूरा ख्याल रखते, सभी साथ में ही खाना खाते। अनीता मेरी पसंद के हिसाब से खाना बना देती। दोनों की यही कोशिश रहती कि मुझे इनकी याद न सताए, मैं खुश रहूं। 8 साल का पोता चिंटू तो दादी माँ कहकर मेरे आगे पीछे घूमता रहता। मैं कोई भी चीज के लिए बोलती तो वो चीज मुझे बराबर ला कर देता। ये सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिल रही थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के बच्चों को बदनाम कर रहे हैं कि वो लोग बुजुर्ग माँ बाप की कदर नहीं करते। खासकर यदि बहू कमाने वाली हो तो सास को नौकरानी ही समझने लगती है। अनीता भी तो कमाती है, लेकिन कितने अच्छे से घर और दफ्तर दोनों संभालती है। कभी कोई ताना नहीं मारती। वो तो मुझे ही लगता है कि वो ऑफिस और घर दोनों जगह का काम कर थक जाती होगी, इसीलिए मैं ही थोड़े बहुत काम कर लेती हूँ। लेकिन बेटे बहू दोनों ने कभी भी मुझे किसी काम के लिए नहीं कहा। 1 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आज सबने बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाया। मॉल में घुसते घुसते अनिल और अनीता एक दुकान से कुछ खरीदारी करने लगे। मैं और चिंटू थोड़ा आगे निकल गए। आइसक्रीम की दुकान पर चिंटू ने कहा, दादी माँ मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर तो मानो बिजली गिर गई, क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। इतने दिनों में पैसों की कोई जरूरत महसूस ही नहीं हुई थी। अब क्या करूं? मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर चिंटू ने फिर कहा, दादी माँ प्लीज दिला दीजिए ना। सॉरी बेटा, मैं अपना पर्स घर में ही भूल गई। मेरा ऐसा कहने पर चिंटू ने मेरी तरफ कुछ अजीब नजरों से देखा। उसे लगा कि आइसक्रीम ना दिलाना पड़े, इसीलिए मैं बहाना मार रही हूँ। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? मुझे अपनी
बेबसी पर रोना आने लगा। मैं कैसी दादी हूँ कि अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं दिला सकती। इनके जाने के बाद पहली बार मैं अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रही थी। हमने बाहर डिनर किया। अनित ने मेरे पसंद की काजू कतरी ऑर्डर की थी, लेकिन मुझे उनमें भी स्वाद नहीं आ रहा था। घर आने पर थोड़ी देर सभी ने टीवी देखी। अनिल सोने चला गया और अनीता चिंटू के कमरे में गई ताकि मच्छर की टिकिया लगाकर उसे ब्लैंकेट आदि देकर सुला दे। मैं भी अपने कमरे में सोने जाने लगी। इतने में मुझे चिंटू की आवाज सुनाई दी, मम्मी, दादी माँ बहुत ही कंजूस है। तू ऐसा कैसे बोल रहा है? हाँ मम्मी, आज मॉल में घूमते वक्त मैंने दादी माँ को आइसक्रीम दिलाने को कहा तो उन्होंने कहा कि वो अपना पर्स घर में ही भूल गई हैं। कितना अच्छा है ना मम्मी कि बाहर जाओ तो पर्स ही साथ में ना ले जाओ तो कुछ खर्चा ही नहीं होगा। ये क्या है चिंटू, दादी माँ के लिए ऐसा बोलते वक्त तुम्हें जरा भी विचार नहीं आया? क्या तुम उनके दुख को समझ सकते हो कि वो फिलहाल कितनी दुखी में है? दादी माँ को क्या दुख है बेटा? अभी तक दादी माँ और दादाजी गांव में एक साथ रहते थे। अब अचानक दादाजी हम सबको छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटा रहते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं, अपना दुख सुख शेयर करते हैं, वही व्यक्ति अचानक हमसे दूर चला जाता है तो कितना दुख होता है ये कभी तुम नहीं समझ सकते। सोचो, अचानक तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत दूर चले जाएं, इतनी दूर कि कभी वापस ना आए, तो क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? नहीं मम्मी, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता। बेटा फिर सोचो, दादी माँ दादाजी के बिना कैसे रह रही होंगी। ऐसी स्थिति में यदि वो अपना पर्स घर में भूल गई तो तुमने उन्हें कंजूस तक कह दिया। तुम्हें तुम्हारे प्रति उनका प्यार नहीं दिखा। जब भी तुम्हें स्कूल से आने में 5-10 मिनट की भी देरी हो जाती है तो वो लगातार बालकनी में खड़े होकर तुम्हारा रास्ता देखती रहती है। उस दिन उनके घुटने में बहुत दर्द होने के बावजूद तुम्हारे कहने पर उन्होंने तुम्हारी मनपसंद मीठी मटर मलाई बनाई थी। इसीलिए बेटा, किसी के लिए कोई भी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए। सॉरी मम्मी, ये वार्तालाप सुनकर मुझे अपनी बहू पर बहुत गर्व हुआ। उसकी जगह यदि मैं होती तो शायद मैं भी अपने बेटे को इतने अच्छे से नहीं समझा पाती। सुबह अनिल ऑफिस चला गया और चिंटू स्कूल। अनीता ऑफिस जाते जाते मेरे हाथ में कुछ रुपए देने लगी। ये क्या बहू, मुझे पैसों का क्या काम है? माँ जी, इंसान को पैसे का कब काम पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाती हैं, कभी दक्षिणा चढ़ा दीजिए। कभी चिंटू कोई चीज के लिए जिद करने पर उसे वो चीज लेकर दे दीजिए। लेकिन बहू, मम्मी जी, यदि आप पैसे अनिल आपको देते तो क्या आप मना करती? नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है तो फिर आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती हैं? अनीता की बात सुनकर खुशी के मारे मेरी आंखों में पानी आ गया। जो बात मेरा बेटा भी समझ ना सका वो बात मेरी बहू ने समझ ली थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि मेरी जैसी बहू वो सबको दे। लोग बेवजह ही कुछ कमाने वाली बहुओं को दुर्व्यवहार को देखकर सभी कमाने वाली बहुओं पर लाछन लगा देते हैं कि वो तुनक मिजाज और घमंडी होती है। सास ससुर उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। यदि कुछ बहुएं अनीता जैसी समझदार, सुलझे विचारों वाली, बड़ों का सम्मान करने वाली भी होती है। आज अनीता ने कमा
बहुओं के बारे में मेरी आंखों पर पड़े पर्दे हटा दिए थे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि हमारी ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।